जितने हमारे ये चिंगचीज़ और हमारे ये रिक्शाज़ हैं, इनको तो एक हम करेंगे कन्वर्ट ईवी के ऊपर। ज़माना डिजिटलाइज़ हो चुका हुआ है, एआई पे काम हो रहा है, लोग फ्यूचर प्रोजेक्शंस करके उस पे काम करते हैं, जो कि हम भी अब करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम पंजाब की विजन है, उन्होंने हमें अलाउ किया। हम इस साल में तकरीबन 530 बसेस खरीदने जा रहे हैं। हम एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हमने 3500 बस 5 साल के अंदर पंजाब के 9 बड़े शहरों के अंदर चलानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट के साथ। इस वक्त हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की जानिब से पंजाब भर में क्या क्या चीज़ें नई लाई जा रही हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ लाई जा रही हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल बसेस पे भी आज बात करेंगे और जानेंगे कि इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं जिससे हमारी आवाम को फ़ायदा पहुँच सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। सर, जानना चाहेंगे बसेस के बारे में। इलेक्ट्रिकल बसेस आ रही हैं, ई टैक्सीज आ चुकी हैं या आ भी रही हैं, कुछ बाइक्स आ गई हैं स्टूडेंट्स के लिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक ना हमारा एक ट्रांजिशनल फेज़ है, जिसके अंदर चीज़ों को अब चेंज होना ज़रूरी है। ये पूरी दुनिया के अंदर ई टैक्सीज भी चल रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बन चुका हुआ है, ई बसेस भी मुल्कों में सैकड़ों की तादाद में चल रही हैं, हज़ारों की तादाद में भी चल रही है कई जगहों पे। तो हमारे लिए ज़रूरी था कि हम भी दुनिया के साथ कम्पीट करें और हम भी वहाँ तक पहुँचें। इसलिए लाहौर में तो वैसे भी एक स्मॉग का प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम लाहौर का नहीं रह गया, पूरे पंजाब का बन चुका हुआ है। तो जब तक किसी शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप एक्सपेक्ट ना करेंगे कहीं पे भी आपकी पोल्यूशन कम हो सकेगी। तो सीएम पंजाब की विजन है, उन्होंने हमें अलाउ किया। हम इस साल में तकरीबन 530 बसेस खरीदने जा रहे हैं, जिसमें से 27 बसें ऑलरेडी लाहौर में लैंड हो चुकी हुई हैं। 500 बसेस का टेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है। मेरा ख्याल है कुछ के टेंडर्स 13 फरवरी को खुलने हैं, कुछ के मार्च के महीने में खुलने हैं, और इंशाल्लाह ये बसेस भी अगस्त सितंबर तक हमारी रोड्स के ऊपर आ जाएंगी। ये 5 शहरों की बसेस हैं, जिसमें तकरीबन 250 बस लाहौर आएगी, 85 बसेस जो है मुल्तान में आएंगी, 85 बसेस ही तकरीबन आएंगी हमारी रावलपिंडी में, 68 बसेस शायद हैं हमारी फैसलाबाद की, और इसी तरह 35 बसेस हमारी हैं बहावलपुर की। सर, अभी तो 27 बसेस एक पायलट प्रोजेक्ट है। आप इतने श्योर हैं कि ये बसेस कामयाब हो जाएंगी पाकिस्तान के अंदर? बिल्कुल कामयाब होंगी। देखिए जी, नई टेक्नोलॉजी डरना नहीं चाहिए। दूसरा एक तजर्बा जो पूरी दुनिया में कामयाब हो रहा है, लाहौर में कोई ऐसी कोई चीज़ पंजाब में ऐसी नहीं है जो कि पूरी दुनिया से अलग हो। हमारा रोड स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में का बहुत सारे मुल्कों से बेहतर है। हमारे मामलात बाकी दुनिया से बहुत बेहतर हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अबेंडेंट अवेलेबल है। हम जो ये 27 बसें लेके आए हैं, मैं ये भी आपको बताऊंगा कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट उनका जो हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, जो हमारे स्टेशन बन रहे हैं, स्टेशन बन रहा है, वहीं पर हम एक पूरे पंजाब लेवल के ऊपर हम एक कंट्रोल कमांड एंड कंट्रोल रूम भी बना रहे हैं, जहाँ पे लाइव मॉनिटरिंग इन सारी बसेस की होगी। बसेस के अंदर बैठे हुए मुसाफिरों की सेफ्टी भी का ख्याल भी रखा जाएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और ये बसेस 10-12 साल से इलेक्ट्रिक बसेस दुनिया में चल रही हैं, तो ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है। सो आई एम वेरी श्योर कि जब हमारी जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पूरी दुनिया की पब्लिक ट्रांसपोर्ट तरह सब्सिडाइज्ड है। हमारे ऊपर बार बार सवाल ये उठाया जाता है कि जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सब्सिडी देता है, तो जी अभी ये तो हमारा मुल्क तो इस नहीं है कि हम सब्सिडी दे सकें। बिल्कुल गलत बात है। आवाम के ऊपर जो पैसा लगे, आवाम का पैसा आवाम पे लगने के लिए होता है। सीएम साहिबा इस बात से एग्री करती हैं। हम एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हमने 3500 बस 5 साल के अंदर पंजाब के 9 बड़े शहरों के अंदर चलानी है। ऑब्वियसली वो सब्सिडी के ऊपर चलेंगी, पूरी दुनिया में सब्सिडी पे चलती हैं। वो सब्सिडी जो है वो सीएम साहिबा देने को तैयार है। वो इसलिए तैयार हैं कि वो क्या समझती हैं कि ये वो चीज़ है जिससे आवाम को सहूलत मिल सकती है। मुझे आप बता दें कि कैसे पॉसिबल है कि शदरा से लेकर गजूमता तक कोई बंदा 50 रुपये में जा सके, किसी किस्म की सवारी भी हो, अपनी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, चिंगची हो, रिक्शा हो। सिर्फ ये बीआरटी है जो कि गरीब आवाम को 50 रुपये में पूरे शहर के 27 किलोमीटर ट्रैवल कराती है, और उसकी अगर कॉस्ट पे करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को देनी चाहिए। सर, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे इसके बाद कि ई टैक्सीज भी आ रही हैं, बच्चों के लिए आप बाइक्स भी लेकर आए हैं जो स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स की अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक उसकी बिटिंग नहीं हुई। मींस के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कई जगहों पे कि हमें ये कॉस्टली पड़ रही है बनिस्बत बाहर से। देखें, बाहर से बिल्कुल जो भी ये बात कर रहे हैं, आप उसको हमारे पास लेके आएँ। बिल्कुल सरासर गलत बात कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो ये है कि हमने किसी को मजबूर नहीं किया कोई एक बाइक का मॉडल ख़रीदने के लिए। जब बाइक स्कीम आई, तो जहाँ पर जितने इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चर थे, जितने लोकल मैन्युफैक्चर थे, हमने उन सब से पहले प्राइसेस नेगोशिएट करके 25-25, 30 हज़ार प्राइसेस कम करा के कैटलॉग बना दिया। कैटलॉग बना के हमने उसको अपने वेबसाइट के ऊपर लगाया। जब बच्चों ने अपनी फॉर्म जमा कराए, तो उनको इजाज़त थी कि वो अपनी मर्ज़ी की बाइक सेलेक्ट करें। जब आप अपनी मर्जी से एक बाइक सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद महंगा सस्ते की तो बात नहीं हो सकती उसके अंदर। दूसरी बात यह है कि आज भी हमारे कैटलॉग में लगी हुई कोई भी बाइक आप देखेंगी तो मार्केट से 25-30 हज़ार सस्ती है।
दूसरी बात ये है कि जब आप हम उसकी फाइनेंसिंग करा के देते हैं, इंटरेस्ट तो स्टूडेंट ने पे नहीं करना, वो तो गवर्नमेंट पे कर रही है। तीसरी बात ये है कि अगर 2.5 लाख रुपए की जो हमारी फाइनेंसिंग है ई बाइक के ऊपर कोई बंदा करता है तो 75,000 तो डाउन पेमेंट आती है बैंक को, अगर आप बाहर से करें, खुद से बैंक से जाके करें, उसमें वो सिर्फ 25,000 पे करें, 50,000 वो भी गवर्नमेंट पे करिए, तो ये बाइक महंगी कैसे हो सकती है। हाँ, उसके अंदर इंश्योरेंस का एलिमेंट शामिल है, क्योंकि एक ई बाइक के अंदर जो सबसे बड़ा उसकी कॉस्ट है वो उसकी बैटरी है। तो बैटरी की चोरी और बैटरी के फेलियर के लिए हमने उसमें इंश्योरेंस रखी हुई जो कि 1% बनती है, जो कि दुनिया में वही प्रैक्टिस चलती है। तो इसमें महंगा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि चूंकि दूसरी बाइक पेट्रोल बाइक 1.5 लाख तक भी मिल जाती है, ये बाइक 2.5 लाख से शुरू होती है, तो वो उनको शायद कॉस्टली लगती है। लेकिन मैं आपको बताता जाऊँ कि इवेंचुअली जब उसको चलाना शुरू करेंगे ना, तो उनको पता चलेगा कि 6 महीने में जो उन्होंने फालतू लाख रुपए पे किए ना, 6-7 महीने में उनके पैसे निकल आए हैं बाहर। सर लेकिन मेरा क्वेश्चन ये भी है कि ई बाइक्स के हवाले से कि इसके भी जो स्पेयर पार्ट्स हैं या ई कार्स जो हम आ रही हैं पाकिस्तान में, इनके स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान में भी काफ़ी कॉस्टली हैं। तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए एक मसला है इनको अफोर्ड करना, कि स्क्रैच आ जाता है, कहीं से बाइक गिर जाती है तो उसका स्पेयर पार्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो क्या वो इंश्योरेंस में इंक्लूड किया गया कि इंश्योरेंस सिर्फ बैटरी की हद तक है? नहीं मैम, इंश्योरेंस जो है ना वो बाइक की फेलियर और बाइक की बैटरी चोरी के ऊपर है। देखिए, स्पेयर पार्ट्स जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये मिसकंसेप्शंस हैं जो कि हमने ईवी के बारे में बनाई हुई हैं। अंडरस्टैंड करने की बात है कि ईवी में तो इंजन ही नहीं है, एक बैटरी है, एक मोटर है और उसके साथ बाइक चल रही है। उसमें क्या ख़राब होएगा? या मोटर ख़राब हो सकती है, बैटरी ख़राब हो सकती है। बैटरी ख़राब होगी रिप्लेस हो जाएगी, मोटर ख़राब होगी रिप्लेस हो जाएगी। हाँ, अगर आप गाड़ी का मोटर एक्सीडेंट कर देते हैं तो वो तो फिर आपने खुद ठीक करानी है ना, वो तो अगली दूसरी बाइक भी होगी तो आपने खुद ठीक करानी है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक कार्स की बात हो रही है, ई कैब्स की बात हो रही है, देखिए सीएम पंजाब की कंप्लीट विजन है कि हमने पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग देना है। हम चाइना गए, हमने चाइना में भी जाके हर बंदे को यही कहा कि मैन्युफैक्चरिंग आप पाकिस्तान में लेकर आएँ, आपको जो हमसे सपोर्ट चाहिए हम करने को तैयार हैं। आज 2 से 3 ईवी कार मैन्युफैक्चरर्स हमारे साथ, हमारे डिपार्टमेंट के साथ बात कर रहे हैं, हम उनको बुला रहे हैं, हमने उनको इनवाइट किया हुआ है। कुछ अगले चंद माह में को वो आना भी शुरू कर देंगे। हम बहुत होपफुल है कि 2025 के एंड तक पहला ईवी कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान में इन प्लेस हो जाएगा। इसी तरह ईवी बसेस मैन्युफैक्चर जो हैं उनको हमने इनवाइट किया है कि 3,500 बसेस कोई छोटा नंबर नहीं है, हम क्यों इंपोर्ट के ऊपर जाएं। हम चाहते हैं कि जो लोकल बस मैन्युफैक्चरर्स हैं या कोई चाइनीज़ कंपनी भी आना चाहती है तो पाकिस्तान में आके प्लांट लगाए। जो डॉलर हम ब्लीड आउट करा के बाहर भेजते हैं एलसीज खोल के चीज़ें मंगाने के लिए, वही पैसे हम उनको लोकली यहाँ पे दें, हमारे स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हो। ई कैब स्कीम जब भी आएगी, आने वाली है, वो लोकल गाड़ियों के ऊपर आएगी ताकि उसके स्पेयर पार्ट्स और चीज़ें, एक लोकल गाड़ी के अंदर आप अगर आप उसका ई कैब की कंपैरिजन करें तो आपने हर 5,000 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज कराना है, 10,000 के बाद आपने उसका फ्यूल फिल्टर चेंज कराना है, फिर आपने उसका गियर चेंज कराना है, गियर ऑयल चेंज कराना है। 100 का मूविंग पार्ट्स है। ईवी गाड़ी के अंदर भी 4 मोटर्स हैं, एक कंट्रोलर है और बैटरी है, तो पार्ट्स तो है ही नहीं। इतनी कम मेंटेनेंस है। अगर एक स्मॉल साइज़ की टैक्सी को बंदा चला रहा हो और वो कन्वर्ट करके ईवी के ऊपर आ जाए, जो 3,000 रुपये का पेट्रोल वो डेली यूज़ करता है, उसके अगेंस्ट उसको पहली सेविंग आ जाएगी कि वो 900 रुपये की बिजली यूज़ करेगा। तो वही इतना बड़ा एक डिफरेंस है कि वो आपका महीने का 60-70 हज़ार रुपये का, तो वही एक सेविंग है। सर लेकिन बात ये है कि जो आप बिजली की बात करें, बिजली की प्राइसेस दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही हैं। लोग घरों के बिल देने से इस वक्त बैठे हुए हैं। काफ़ी जगहों पे प्रॉब्लम आ रही है कि लोग बिल नहीं दे पा रहे। बिजली की प्राइसेस आए दिन सीएम साहिबा की जानिब से इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये क्या खर्चा लोगों का बढ़ेगा नहीं जब वो चार्जिंग पे जाएंगे? सीएम साहब एकदम से इंक्रीज़ नहीं हो रही, फेडरल इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम तो इंक्रीज़ करना ही नहीं चाहते। हम तो लोगों को अब सोलर पैनल की एक स्कीम ला के देने लगे हैं, जिसके अंदर स्मॉल हाउसेज जहाँ पे मुश्किल हो जाती है बिल पे करने के लिए, तो उनको हम इंशाल्लाह उस लेवल पे ले जाएंगे कि वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी अपनी प्रोड्यूस करेंगे। देखिए, हमारी बिजली महंगी क्यों है, पहले तो अंडरस्टैंड करने की बात ये है, हमारी बिजली की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है और हमारी यूटिलिटी कम हो गई है। उसकी वजह ये बनी है कि एक जो हमारा 4-5 साल का जो हमारा एक साइकिल आया इस मुल्क के ऊपर, जिसके अंदर हमारी बिल्कुल ही ग्रोथ नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया, हम नेगेटिव ग्रोथ में चले गए। उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी हमारी वो कम हुई है, जो कि हम उम्मीद रखते हैं कि वापस आ जाएगी। अभी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी दी, फेडरल गवर्नमेंट ने जो पहला अपना ड्राफ्ट दिया है एनईवी पॉलिसी का, उसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग के ऊपर जो रेट निकाला है वो 39 रुपीज़ का निकाला है, जबकि आपके घरों का रेट उससे ज़्यादा है। सो एक पूरा ओवरऑल सिस्टम चेंज है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जैसे जैसे आती जाएंगी, इलेक्ट्रिक चार्जर जैसे जैसे लगते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपनी प्रोडक्शन की यूटिलिटी करते जाएंगे, तो आम सारिफ के लिए भी बिजली सस्ती होनी शुरू हो जाएगी। सो इसलिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जो थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा पेनफुल है, लेकिन ये वो है जो कि पूरी दुनिया अपना चुकी हुई है। तो कोई ऐसी नई चीज़ हम नहीं कर रहे।
तो ये जो भी आप करेंगे, चार्जिंग वाली गाड़ी हमेशा आपको पेट्रोल गाड़ी से सस्ती ही पड़ेगी। सर, सुनने में आ रहा है कि ई बसेस के आने के बाद जो मेट्रो है और जो बसेस लोकली चल रही हैं, इन पे कोई इफेक्ट आएगा? क्या गवर्नमेंट इनको बंद करके ई बसेस को ही आगे लेके चलेगी या ये चलती रहेंगी? नहीं, देखें जी, हमारे पास वसाइल की कमी है। जो बसें ऑलरेडी रोड पे चल रही, जब तक उनकी लाइफ पूरी नहीं होती तो हम उन बसेस को बंद नहीं कर सकते, और ना हमें करना चाहिए, क्योंकि उसका लॉस गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर कोई बस यहाँ पे लाहौर के अंदर डीजल वाली चल रही है, तो शायद जब लाहौर की बसेस हम पूरी करने पे आएँ तो शायद इन बसेस को हम मूव करके किसी और डिस्ट्रिक्ट में ले जाएँ। मैक्सिमम ये हो सकता है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है उसको कहीं भी बंद नहीं किया जाए, खड़ा नहीं किया जाएगा। एक और सवाल आता है कि जी, ये जो फिर हमारे जो एक अपना सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास चिंगचीज़ चलते हैं, हमारे पास लोडर रिक्शा चलते हैं, इनका मामला क्या है? ये भी हमने लाहौर की पंजाब की एक पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारी 10 साला पॉलिसी होगी। उसका फ़ेज़ 1 हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके अंदर इंशाल्लाह हम लाहौर डिवीज़न के अंदर सबसे पहले जितने हमारे ये चिंगचीज़ और हमारे ये रिक्शाज़ हैं, इनको तो एक हम करेंगे कन्वर्ट ईवी के ऊपर। ये जितनी हमारी बॉडी मेकिंग इलीगल हो रही है उसके ऊपर हम बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन ले रहे हैं। डेली के हिसाब से छापे भी होते हैं, फाइन्स भी होते हैं, बंद भी करते हैं, रिलीफ भी उनको मिलता है, कहीं ना कहीं से अदालतों से मिल जाता है, कहीं और से रिलीफ मिलता है, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। सारा सिस्टम जो है ट्रांसपोर्ट का, हमारी कोशिश है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उसको हम इलेक्ट्रॉनिक या ईवी के ऊपर लेके जाएं। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन एक ये भी है कि जो आप लोग मरी ट्रांजिट ट्रेन स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे के साथ मिलके, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ट्रांसपोर्ट और रेलवे का कंबाइन होके, इस बारे में क्या कहेंगे? कब तक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, कब तक एंड हो जाएगा, कब तक लोग इसको यूज़ कर पाएंगे? लेकिन 2015-16 में एक फिजिबिलिटी बनी थी जो कि इस्लामाबाद से लेके कश्मीर तक जा रही थी। उस पर काम नहीं हो सका, उस पर काम किया नहीं गया। अभी हम काम कर रहे हैं फ़ेज़ 1 के ऊपर। हम चाह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद से लेके मरी के हिल टॉप तक एक ट्रेन ज़रूर चलाएं। हम उसको टूरिस्ट ग्लास ट्रेन कहते हैं, लेकिन वो खाली उस ट्रैक पर टूरिस्ट ग्लास ट्रेन नहीं चलनी, उसके ऊपर आपका फ्रेट ट्रेन भी चलेगी, उसके ऊपर आपकी नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन भी चलेगी। और ये फ़ेज़ 1 है। उसके बाद इसके आगे कनेक्शंस हम कोशिश करेंगे गलियात वाली साइड पे भी दें। देखिए, आपका जो ये पुरफ़ज़ा मुकामात हैं, अगर आप मरी में देखें तो आपका जब पीक टाइम होता है तो 20, 25, 30 हज़ार गाड़ी एक दिन में आ जाती है। ट्रैफिक चौक हो जाती है, 10-10 घंटे लोग अपने बच्चों के साथ वहाँ पर तंग हुए होते हैं। अगर आप वहाँ पर बसों का निज़ाम देखें, जो बड़ी बसें हैं वो जाके बंदों को उतार देती हैं लो टोपा के ऊपर, वहाँ से फिर वो लोकल ट्रांसपोर्ट में बैठ के उतने ही पैसे जितने पिंडी से लेके वहाँ तक देते हैं, फिर उतने ही पैसों में वहाँ से लेके पिंडी मरी हिल टॉप तक देते हैं। ये भी बड़ी ज़्यादती वाली बात है। जो छोटी बसेज़ हैं वो हमारी आती हैं लारी अड्डे के ऊपर, चलो उनका हमारे पास कमांड एंड कंट्रोल है, उसको हम फिर भी तरीके से चलाते हैं। जब ये ट्रेन इवेंचुअली चल जाएगी तो एक बंदा जो कि साउथ पंजाब से आ रहा होगा, उसको कहीं उतर के ना बस चेंज करनी पड़ेगी, ना कोई ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, वो उसी ट्रेन पे बैठ के अपनी फैमिली के साथ सीधा मरी तक पहुंच जाएगा। मरी से आगे जब फ़ेज़ 2 में बाकी गलियात तक होगा, वो भी एक सिस्टम बनेगा। खाली मरी की ग्लास ट्रेन नहीं है, हम मरी के लिए भी एक कंप्लीट इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेके आ रहे हैं, ताकि जब एक बंदा वहाँ पे आकर ट्रेन से उतर गया है, अब उससे हमने होटल जाना है, उससे माल रोड जाना है, पिंडी पॉइंट जाना है, कश्मीर पॉइंट जाना है, वो कैसे जाएगा? तो उसके लिए भी कंप्लीट एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लेके आ रहे हैं ताकि आवाम को पूरी सहूलत हो जाए। सर, रेलवे और ट्रांसपोर्ट का ये एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है, लेकिन रेलवे की जानिब से कहा जाता है, रेलवे के हुकाम की जानिब से, कि ट्रांसपोर्ट माफिया की वजह से हुकूमत रेलवे पे उतना तवज्जो नहीं दे पा रही, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो बहुत ज़्यादा है और ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से हमें सब्सिडीज़ नहीं मिल पा रही। इस बारे में क्या कहेंगे? लेकिन जी, ये उनकी अपनी एक सोच हो सकती है, इसमें मुझे तो हकीकत कोई नज़र नहीं आती। पहली बात ये है कि देखिए, हमारी अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट को किसी सूरत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडाइज़ करती है तो पंजाब हुकूमत के तौर पे करती है। ये एक फेडरल का महकमा है, इनके अपने मसाइल हैं, अपने वसाइल हैं, अपनी चीज़ें हैं। आउटडेटेड तरीके से आज भी चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़माना डिजिटलाइज हो चुका हुआ है, AI पे काम हो रहा है, लोग फ्यूचर प्रोजेक्शंस करके उस पर काम करते हैं, जो कि हम भी अब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी उनसे कोई ऐसा नहीं है। वो बात ये है कि जब आपका ट्रेन का निज़ाम उस तरह नहीं चल रहा जिसके अंदर आवाम समझती हो कि उसको सहूलत है, तो फिर लोग ज़ाहिर बात है बसेस के ऊपर शिफ्ट होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आपकी ट्रेनें 6 घंटे लेट चलें तो लोग 6 घंटा आपकी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। देखिए, सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आज भी ट्रेन है, ये हमें इस बात का पता होना चाहिए। सबसे सस्ती मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आज भी ट्रेन है, लेकिन रिलायबिलिटी की बात आ जाती है। अगर मैंने पिंडी जाना है या मैंने
बहावलपुर जाना है तो मैं 8-10 घंटे वेट नहीं कर सकता। मेरे पास जो हर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद कोई ना कोई बस यहाँ से लाहौर से निकल रही है और वीवीआईपी बसेस निकल रही हैं, तो मैं उसमें बैठ के क्यों नहीं जाऊँगा। हाँ, ये अपना निज़ाम बेहतर करेंगे तो जो हमारे डी क्लास स्टैंड और जो हमारे प्राइवेट बंदे हैं उनको तंगी ज़रूर देंगे ये, और इनको देना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, हमें तो उसमें कोई इतराज़ नहीं, हमारा उनसे लेना देना कोई नहीं है। नहीं सर, जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि कहा जाता है कि मींस ट्रांसपोर्टेशन को इलेक्ट्रिकल किया जाए, ठीक है, इसी तरह हम ट्रेन सिस्टम को भी तो इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन वाले ट्रेन्स के साथ मिलकर, मतलब आप लोग रेलवे के साथ मिलकर काम करें, तो आप ये भी चीज़ कर सकते हैं। देखिए, हमारा तो स्कोप नहीं है, वो हमारे पास आता नहीं है। फेडरल और पंजाब के अपने अपने चैप्टर्स हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा कि ML1 जो एक प्रोजेक्ट था जिसको स्क्रैप कर दिया गया 2018 के अंदर, उस प्रोजेक्ट ने पूरे पाकिस्तान की रेलवे को रेवोल्यूशनाइज करना था, और वो एक फास्ट मूविंग ट्रेन थी जो कि 160 किलोमीटर से लेके 230 किलोमीटर तक की ट्रेन चलनी थी, और वो पूरे पाकिस्तान को उसने कवर करना था। वो एक सेकंड ट्रैक ले डाउन होना था ताकि हमारी ट्रेन्स इजीली एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, सिंगल ट्रैक के ऊपर काम ना हो रहा हो। अब उस प्रोजेक्ट को दोबारा रिवाइव किया गया है। वो $4.3 बिलियन का उस टाइम प्रोजेक्ट बनना था, आज वो प्रोजेक्ट 10.5 अरब का चला गया हुआ है। तो ये चीज़ें देख के अफसोस होता है कि कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसी आपकी नहीं है। अगर वो ML1 देखिए, हमारे पास तो ये भी एक है कि हमने एक जो बुलेट ट्रेन है बिटवीन पिंडी एंड लाहौर, हम तो वो भी बनाना चाहते हैं। वो हम इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि हमें किसी और डिपार्टमेंट तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही। तो हमारी जिम्मेदारी चूँकि पंजाब की आवाम की खिदमत है, तो हम उनको क्यों ना फैसिलिटी दें। वो मुल्तान से लाहौर बुलेट ट्रेन हो, मुल्तान से लाहौर से आगे फैसलाबाद के थ्रू बुलेट ट्रेन पिंडी तक जाए, तो हमें तो वो बनानी चाहिए ताकि लोग जल्द पहुंच सकें। और जिस तरह आपने कहा कि चले वो ट्रांसपोर्ट माफिया का भी थोड़ा सा काम ख़त्म हो, लेकिन उसके अंदर डिपार्टमेंट्स को आपस में बात करनी चाहिए। चूँकि हमें बताया गया कि ML1 तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो चुकी है, तो हमने अपना प्रोजेक्ट अभी होल्ड पे कर दिया है। वरना जिस तरह हमने ग्लास ट्रेन के ऊपर फिजिबिलिटी शुरू की थी, हमने इसकी फिजिबिलिटी स्टार्ट करके रोकी है ताकि ये ना हो कि हम डबल, हमें खर्चा नहीं करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, नाइस मीटिंग यू। बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, आप आएँ जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मौजूद थे। हमने इनसे जाना कि रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन के जो इख्तलाफात हैं वो कब ख़त्म होंगे। रेलवे हुक्काम ट्रांसपोर्टेशन पे इल्ज़ामात लगाते हैं कि ट्रांसपोर्ट की वजह से रेलवे अदम तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और रेलवे के पास वसाइल नहीं है, रेलवे अपने ही वसाइल से काम कर रहा है। लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की जानिब से रेलवे हुक्काम को वेलकम किया गया कि वो यहाँ पर आएँ और आकर इनसे बात करें और मामलात को सॉर्ट आउट करें ताकि आवाम को सफरी सहूलियात बेहतर से बेहतर मैसर की जाएँ। मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी अगले प्रोग्राम में। थैंक यू।